नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं दीपा। फिलहाल दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है। एनसीआर में इनकम टैक्स विभाग का कई जगहों पर छापा पड़ा है। कपड़े के कारोबार से जुड़ी कंपनी के दफ्तरों और ठिकानों पर छापा मारा गया। नोएडा के सेक्टर 11 में इनकम टैक्स विभाग का ये छापा पड़ा है। और देखिए, 24 घंटे से ज्यादा वक्त से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ये छापेमारी चल रही है और लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी का ये सिलसिला जारी है। 24 घंटे से कपड़े के कारोबार से जुड़ी कंपनियों के दफ्तर और ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, तमाम चीजों को चेक किया जा रहा है। और क्या कुछ चल रहा है समझेंगे हमारे सहयोगी अंकित कौशिक इस वक्त ऑनलाइन पर मौजूद हैं। अंकित, 24 घंटे से छापेमारी चल रही है, कहां कहां छापेमारी की खबर आ रही है? जी देखिए, आपको बता दूं, दिल्ली सहित एनसीआर के तमाम ऐसे ठिकानों पे जहां पर इनकम टैक्स द्वारा एक साथ जो है रेड दी गई है। आपको पता है, ये रेड पिछले 24 घंटे से चल रही है। और इतना नहीं, नोएडा के सेक्टर 11 स्थित ये बड़े जो है कपड़े व्यापारी बताए जा रहे हैं, जो एक्सपोर्ट भी कपड़े करते हैं। साथ साथ आपको बता दें, जो कैश एम्पायर डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी है, जिस पर जो है IT विभाग ने रेड घेरी है। देखिए, इतना ही नहीं, लगभग जो बताया जा रहा है कि दिल्ली की जो IT विभाग की टीमें हैं, वो यहाँ पर अभी छापेमारी डेरा घेरी हुई है और इनके साथ साथ अभी आगे की पूछताछ कर रही है। और इतना ही नहीं, बताया ये भी जा रहा है कि जो तमाम ऐसे जो है डॉक्यूमेंट्स IT विभाग के हाथ लगे हैं, जो कहीं ना कहीं जिसको लेकर आगे की जांच की जाएगी। और आशंका ये भी जताई जा रही है कि यह रेड आगे भी चलने वाली है। और इतना ही नहीं, देखिए आसपास की बात की जाए, गौतम बुद्ध नगर के साथ साथ बताया भी जा रहा है, दिल्ली NCR में और भी ऐसे कई ठिकाने हैं इनके, जहाँ पर IT विभाग ने छापामारी करी है। और अभी की बात की जाए तो अभी भी लगातार छापेमारी जारी है। जी बिल्कुल अंकित, शुक्रिया। अब देखना ये होगा कि छापेमारी के बाद किस तरीके के डिजिट्स और फिगर सामने आते हैं। शुक्रिया अंकित, जानकारी। इस वक्त बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से भी है, जहां पर स्कूल बस हादसे की शिकार हुई है। हादसे में ड्राइवर समेत 3 बच्चे घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ड्राइवर की हालत नाजुक बताई जा रही। घटना दादरी बाईपास की है। बताया जा रहा है कि बस दादरी बाईपास पर आइसर कैंटर में पीछे से टक्कर मारती, इसके बाद यह हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में ड्राइवर समेत 3 बच्चे घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ड्राइवर की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना दादरी बाईपास की है। बताया जा रहा है कि बस दादरी बाईपास पर आइसर कैंटर में पीछे से टक्कर मार दी, जिसके बाद यह हादसा हुआ है। तो ग्रेटर नोएडा में भी हादसा हुआ है, जहां पर एक स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में ड्राइवर समेत 3 बच्चे घायल हुए हैं, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। और ये देखिए, ये वो बस है जो घटना का शिकार हुई, दुर्घटना का शिकार हुई है। और ये RV मदरलैंड स्कूल इंटरनेशनल स्कूल जो है, उसकी बस है, बच्चों को लेकर जा रही थी। आप देखिए, कोहरा भी दिख रहा है, लेकिन ये हादसा कैसे हुआ, ये जांच का विषय है। आप देखिए किस तरीके से वो रेलिंग पे टकरा गई है बस, और इसमें ड्राइवर के साथ ही साथ 3 बच्चे घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ड्राइवर की हालत नाजुक बताई जा रही है, ड्राइवर को गंभीर चोटें लगी हैं। बताया जा रहा है कि दादरी बाईपास पर आइसर कैंटर में पीछे से टक्कर मार दी बस ने, और उसके बाद हादसा हो गया। तो फिर क्या ड्राइवर को नींद आ गई या ड्राइवर लापरवाही में था, ये सवाल है, जांच का विषय है। और इस घटना में 3 बच्चे भी घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ड्राइवर को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन ड्राइवर की हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है। रविंद्र जयंत हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र, ये जो हादसा हुआ है, इसको लेकर क्या चीज़ें सामने आ रही हैं, और जो तीनों बच्चे हैं, जो ड्राइवर हैं, उनकी स्थिति कैसी है? देखिए, बताना चाहूँगा, जिस तरह से ये घटना हुई है, घटना के बाद से जो है अफरा तफरी, जो बच्चे बस में बैठे हुए थे, अफरा तफरी का माहौल फैल गया। और हालांकि उस समय जब चल रही थी तो विजुअलिटी भी कम थी, फॉग भी था थोड़ा सा, और धुंध भी था। तो उसी कारण से जो है सामने एक ट्रक था, ट्रक में जाकर जो है कैंटर था वो उसमें टकराई, और टकराने के बाद में जो ड्राइवर था, ड्राइवर घायल हो गया, और उसमें 3 बच्चे घायल हुए हैं। और जो घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहीं ड्राइवर की हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मौके पर है और मामले की पड़ताल कर रही है कि किस कारणों से ये हादसा होना बताया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से जो कैंटर ट्रक था वो वहीं पर खड़ा हुआ था,
वो विजुअलिटी कम के कारण हो सकता है नहीं दिखाई दिया होगा और इस वजह से ये हादसा होना बताया जा रहा है। हालांकि जो परिजन है और पुलिस है वो भी सब मौके पर हैं। परिजन और घायलों का इलाज अभी निजी अस्पताल में चल रहा है। स्कूल की तरफ से अभी किसी तरह की कोई इसमें बयान नहीं आया है कि क्या ड्राइवर को मतलब कब रखा गया था, क्या उसकी स्थिति थी, किस तरह से चीजें, क्योंकि बिल्कुल, लेकिन स्कूल बसों के जो हादसे हैं लगातार हो रहे हैं, रुकने का नाम ले रहे हैं। शुक्रिया आपका रविंद्र जानकारी के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे पिथौरागढ़ की, जहां पर गहरी खाई में एक स्कॉर्पियो गिर गई। गहरी खाई में कार गिरने से एक व्यक्ति की मौत हुई है। हादसे में होटल मालिक की जान चली गई। तो देखिए, घटनास्थल की तस्वीरें भी आ गई हैं और यही वो जगह है पिथौरागढ़ की जहां पर एक स्कॉर्पियो खाई में चली गई और एक व्यक्ति की मौत हुई है और शिनाख्त भी उनकी कर ली गई है। वो होटल मालिक बताए जा रहे हैं और इस हादसे में उनकी जान चली गई। तो बड़ी खबर पिथौरागढ़ से है, जहां गहरी खाई में स्कॉर्पियो कार गिर गई। गहरी खाई में कार गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और वो होटल मालिक बताए जा रहे हैं। तो जैसे ही सूचना मिली इस हादसे की, उसके बाद रेस्क्यू शुरू किया गया और मृतक की शिनाख्त कर ली गई है। पिथौरागढ़ में हादसा हुआ है। गहरी खाई में स्कॉर्पियो कार गिर गई और इस हादसे में एक होटल मालिक की मौत हुई है और ये घटनास्थल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम और मंत्री विदेशों में रोड शो करेंगे। 16 नवंबर से विदेश दौरों की शुरुआत होगी। गुजरात चुनाव के कारण फिलहाल सीएम योगी की यात्रा की तारीख फाइनल नहीं है। 3 दिसंबर के बाद ये मुख्यमंत्री का दौरा हो सकता है। सीएम योगी लंदन, न्यूयॉर्क, डालस, शिकागो और सैन फ्रांसिस्को में रोड शो करेंगे। डिप्टी सीएम समेत तमाम कैबिनेट मंत्रियों के दौरों का खाका भी तैयार किया जा रहा है। कौन मंत्री किस सेक्टर में निवेश की बात करेगा, यह भी तय हो गया है। हर रोड शो में 2 मंत्रियों के साथ अधिकारियों की टीम भी होगी और सुरेश खन्ना वित्त मंत्री 1 से 5 दिसंबर तक यूएई में जाएंगे। राकेश सचान एमएसएमई मंत्री हैं, 1 से 5 दिसंबर यूएई में रहेंगे। ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम 8 से 12 दिसंबर तक मैक्सिको और ब्राजील में रहेंगे। संजय निषाद मत्स्य मंत्री 8 से 12 दिसंबर मैक्सिको और ब्राजील में जाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम 1 से 5 दिसंबर नीदरलैंड और पेरिस में रहेंगे और उनके साथ योगेंद्र उपाध्याय जो आईटी मंत्री हैं वो नीदरलैंड में रहेंगे 1 से 5 दिसंबर तक। सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष 28 नवंबर से 5 दिसंबर तक कनाडा और अमेरिका में रहेंगे और उनका साथ देंगे धर्मपाल सिंह पर्यटन मंत्री कनाडा और अमेरिका में। वहीं नंद गोपाल गुप्ता नंदी औद्योगिक विकास मंत्री पीडब्ल्यूडी मंत्री जर्मनी और स्वीडन में रहेंगे। जितिन प्रसाद भी उनके साथ रहेंगे जर्मनी और स्वीडन में 7 से 15 दिसंबर तक। आशीष पटेल प्राविधिक शिक्षा मंत्री 18 से 23 नवंबर तक जापान के दौरे पर रहेंगे और उनका साथ देंगे जयवीर सिंह पर्यटन मंत्री। और चलिए सीधे हम रुख करते हैं, हमारे सहयोगी शैलेश बने हुए हैं। शैलेश, ये बताइए कि जिस तरीके से ये रोड शो होना है विदेशों में, ये क्या प्लानिंग है, किन लोगों के बीच रोड शो होगा और रोड शो के जरिए कैसे निवेश आएगा? देखिए, जो ये पूरा एक मंत्री समूह होगा, जो 2-2 मंत्रियों की टीम होगी, उनके साथ में अधिकारी भी रहेंगे और जहां पर ये लोग जिन देशों में जाएंगे, जहां पर दौरे किए जाएंगे, वहां पर रोड शो भी होगा, निवेशकों से मुलाकात होगी और जो उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य है, जो सपना है, उसको पूरा करने की दिशा में भी इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को काफ़ी अहम रूप से देखा जा रहा है। और तमाम जो अभी आपने जिक्र भी किया, आप देखिए जो मंत्री हैं, जिस तरह से चाहे दोनों उप मुख्यमंत्री की बात की जाए, तमाम कैबिनेट मंत्री की बात की जाए, विधानसभा अध्यक्ष की बात की जाए, उनके दौरों की तारीख तय हो गई है। मुख्यमंत्री की तारीखें अभी फाइनल होना बाकी है क्योंकि गुजरात में चुनाव है, वहां के स्टार प्रचारक है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हमारे साथ में इस समय कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी हैं, जो 15 से 20 दिसंबर तक, जिनका मॉरिशस और दक्षिण अफ्रीका का दौरा है। जो कैबिनेट मंत्री हैं, औद्योगिक विकास मंत्री हैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी, और उनके साथ में श्रम मंत्री अनिल राजभर भी जाएंगे यहाँ पर दौरे के लिए। उन्हीं से बात करते हैं। मंत्री जी, काफ़ी बड़ी योजना है, काफ़ी बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, तो किस तरह से आप लोग के दौरे रहेंगे, क्या है पूरा वहाँ का कार्यक्रम आपका? 10 करोड़ इन्वेस्ट का लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश की सरकार ने और उस लक्ष्य को पाने के लिए ये हम सब लोगों का दौरे निर्धारित हुए हैं। अभी तारीखें मैं कह सकता हूँ कि इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन भी आगे हो सकता है, लेकिन कार्यक्रम सबके तय हो गए हैं। लक्ष्य स्पष्ट है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी
का लक्ष्य, हमारा जो उद्देश्य है उसको हम पूरा करें और पूरी दुनिया को उत्तर प्रदेश में लेकर आएं। दुनिया के जो बड़े हमारे उद्योगपति हैं, इन्वेस्टर हैं, वो उत्तर प्रदेश में आवें और हमारी जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है उसमें वो भागीदार बने, वो हिस्सेदार बने। यही प्रयास है हम लोगों का और उसी लक्ष्य को पाने के लिए ये कार्यक्रम तय हुआ है। एक बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा और निश्चित तौर पर जिन बड़े कार्यक्रम को ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये पहल किया है, जिसकी सराहना आज पूरे देश में हो रही है, हम बहुत जल्द पूरे देश के नंबर 1 प्रदेश बनने की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं और इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर ये कार्यक्रम बनाए गए हैं। मंत्री जी, जब आप लोग विदेश दौरे पर जाएंगे, जैसे आपको मॉरिशस जाना है, दक्षिण अफ्रीका जाना, अधिकारियों की टीम होगी, सहयोगी मंत्री होंगे, किस तरह से वहां पर क्या प्रारूप रहेगा कुछ, क्योंकि सेक्टर भी आप लोग के लिए निर्धारित है, तो कैसे वहां पर आगे आप लोग की कार्य योजना हो? नहीं, पहला जो हमारा मकसद है, हम लोगों का उद्देश्य है, जो वहाँ के उद्योगपति हैं उनके साथ संवाद स्थापित करना, उनके साथ बैठना, उनके साथ विचार विमर्श करना और जो पावर के क्षेत्र में, जो परिवहन के क्षेत्र में, जो लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने एक बेहतर वातावरण का जो निर्माण किया है, उनसे इन तमाम बातों को साझा करना। और उससे भी बड़ी बात, जो उत्तर प्रदेश की धरती पर हमारे देश की जो परंपरा रही है, अतिथि देवो भव, तो हम तो पहले उनको यही संदेश देने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में आवें, हम आपका देवताओं की तरह हम स्वागत करना चाहते हैं और हम ऐसा वातावरण आपको देना चाहते हैं कि आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं और यहाँ आप उद्योग अपना स्थापित कर सकते हैं। इन्हीं तमाम बातों को लेकर ये दौरे हो रहे हैं। अभी तक जो इन्वेस्टर समिट थी वो बात करी जाए, अगर इससे पहले भी हुई देखिए तो खुद प्रधानमंत्री शामिल हुए, लेकिन उसमें भारतीय कंपनियों पर फोकस था। लेकिन इस बार तो पूरा विश्व जो है उसको उत्तर प्रदेश में ला रहे हैं, राजधानी लखनऊ में लेकर आ रहे हैं। तो क्या लगता है जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो अभी आपने भी जिक्र किया लक्ष्य है, उसे हासिल करने में और तेजी आएगी? इससे बहुत तेजी आएगी और एक जो समय सीमा हम लोगों ने निर्धारित किया है, मैं समझता हूं कि उस समय सीमा से पहले हो सकता है कि हम लोग अपने लक्ष्य को पावें और इसीलिए ये तमाम प्रयास हो रहे हैं। रोजगार के क्षेत्र की बात करें तो इस इन्वेस्टर समिट से रोजगार कितना बढ़ावा मिलेगा उत्तर प्रदेश? बिल्कुल बढ़ावा मिलेगा। बड़ी कंपनियां जब यहाँ आवेंगी और अभी आपने देखा जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, हम गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर आ रहे हैं, उनके किनारे इस तरह के उद्योगों का क्लस्टर बनाने का जो एक लक्ष्य, चीज को जोड़ा जाएगा हर सेक्टर को, तो संभावनाएं बढ़ती हैं। शुक्रिया शैलेश आपका जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए मंत्री जी से। और बड़ी खबर माफिया मुख्तार से जुड़ी हुई आ रही है। ईडी के रडार पर माफिया मुख्तार के करीबी 2 सांसद भी हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बसपा के 2 सांसद ईडी के रडार पर हैं। अब्बास अंसारी और सलजील रजा से पूछताछ में नाम सामने आया है। दोनों सांसदों के बयान लेने की तैयारी अब ईडी कर रही है। सांसद अफजाल अंसारी और अतुल राय रडार पर आ गए हैं। मई महीने में अफजाल अंसारी का बयान दर्ज किया गया था। जेल में बंद बसपा सांसद अतुल राय का बयान अब ईडी ले सकती है। अतुल राय ने कारोबार और सियासत की शुरुआत मुख्तार अंसारी के परिवार से जुड़कर ही की थी और मुख्तार के परिवार और अतुल राय का कारोबार भी एक ही था। मुख्तार अंसारी के परिवार की कंपनी मोबाइल टावर लगाने का काम करती है, जबकि अतुल राय की कंपनी मोबाइल टावर में तेल सप्लाई का काम करती है। ईडी को शक है कि अतुल राय की कंपनी भी मुख्तार के परिवार की बेनामी है और अतुल राय की कंपनी में अघोषित तौर पर मुख्तार के परिवार की हिस्सेदारी हो सकती है। हालांकि लोकसभा के दौरान मुख्तार के परिवार और अतुल राय की दूरियां बढ़ गई थी। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, जिस तरीके से ये बातें सामने आ रही थी, अंदाजा लगाया जा रहा था कि बड़े खुलासे हो सकते हैं, तो 2 सांसदों का राडार पर आ जाना भी ये बड़ा खुलासा है। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ ईडी की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ईडी की टीम अब तक मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास अंसारी और साले सरजील रजा को गिरफ्तार कर चुकी है। दोनों उसकी कस्टडी में है। दोनों से लगातार पूछताछ की जा रही है और इस बीच जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं, वो जानकारी दे रहे हैं पुख्ता तौर पर कि ईडी के रडार पर अब पूर्वांचल के 2 सांसद भी आ गए हैं। इनमें से एक सांसद खुद मुख्तार के परिवार से हैं। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं, गाजीपुर से सांसद हैं और ईडी की टीम 9 मई को इसी साल 9 मई को प्रयागराज यूनिट में बुला करके उनसे पूछताछ कर चुकी है। कई घंटों तक पूछताछ की गई थी, बयान
बयान दर्ज किया गया था। और दूसरे सांसद का नाम अतुल राय है। अतुल राय भी जो है मुख्तार अंसारी के परिवार के बेहद करीबी माने जाते रहे हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान उनके रिश्ते कुछ खराब जरूर हो गए थे, लेकिन ईडी की टीम को शक है कि ये जो रिश्तों में तल्खी की बात की जा रही वो महज दिखावा है। दोनों के कारोबारी रिश्ते अब भी जुड़े हुए हैं, दोनों के बीच अब भी आर्थिक लेन देन होता है। तो अतुल राय तो इन दिनों प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। तो एक तरफ ईडी की टीम अफजाल अंसारी को समन जारी कर उन्हें दोबारा बुलाने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल जाकर अतुल राय का बयान दर्ज करने की तैयारी में भी है। और ईडी के सूत्रों का पुख्ता तौर पर यह दावा है कि अगर जांच में इन दोनों की भूमिका ज्यादा संदिग्ध नजर आती है, इन दोनों का रोल सामने आता है, तो ईडी न सिर्फ बयान दर्ज करेगी बल्कि जरूरत पड़ने पर इनकी गिरफ्तारी भी कर सकती है। तो एक तरीके से ये संदेश देने की कोशिश है कि ईडी की जांच का दायरा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तेज होता जा रहा है, और इस जांच के दायरे में कई सफेद पोश भी आते जा रहे हैं। अभी 2 सांसदों के नाम सामने आ चुके हैं और जल्द ही कुछ और लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया आपका मोइन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और बड़ी खबर इस बीच है, डेंगू के बढ़ते मामलों पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया है, सख्त हैं, और डेंगू को लेकर आज सीएम योगी बैठक करेंगे। कुछ ही देर में सीएम योगी की बैठक होगी, अधिकारियों के साथ सीएम योगी बैठक करेंगे। तो डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री लगातार सख्ती बरत रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जिन लोगों को जमीन पर इंप्लीमेंटेशन करना है वो क्यों सो रहे हैं। सवाल ये है कि जो निर्देश मुख्यमंत्री दे रहे हैं क्या उनके पालन में कोताही बरती जा रही है। और इन्हीं तमाम सवालों के जवाब निश्चित तौर से मुख्यमंत्री भी इन लोगों से लेंगे जो भी बैठक में शामिल होंगे। एक बैठक बुलाई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, कुछ ही देर में सीएम योगी बैठक करेंगे, अधिकारियों के साथ सीएम योगी की बैठक होनी है। और सीधा सवाल होगा कि आखिर डेंगू रुक क्यों नहीं रहा है। हालांकि पहली बैठक के बाद तस्वीरें बीपी गंगा ने दिखाई थी कि किस तरीके से सर्किट हाउस जैसी हाई प्रोफाइल जगह जहां खुद डिप्टी सीएम मौजूद थे वहां तक पानी गंदा जमा हुआ था, छिड़काव नहीं था। तो अंदाजा तो लग गया था कि जमीन पर अफसर क्या कर रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर से मुख्यमंत्री के सामने जवाब देना पड़ेगा और जवाब इनसे लिया जाना भी चाहिए, क्योंकि कागजों पर बड़ी बड़ी व्यवस्था की बातें हो रही हैं, लेकिन डेंगू के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, लोगों की जान मुश्किल में पड़ रही है। गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ क्षेत्र के गरिमा गार्डन की गोशिया मस्जिद के बाहर सड़क पर नमाज पढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इस मामले में पुलिस ने संज्ञान लेकर धारा 144 का उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। गाजियाबाद थाना टीला मोड़ क्षेत्र के गरिमा गार्डन की गोशिया मस्जिद के बाहर सड़क पर नमाज पढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। इस मामले में पुलिस ने संज्ञान लेकर धारा 144 का उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो गाजियाबाद में सड़क पर नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आया। हालांकि इस पूरे मामले पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। ये देखिए, आप तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। धारा 144 के तहत मामला दर्ज हुआ है। गरिमा गार्डन गोशिया मस्जिद के बाहर सड़क पर इन लोगों ने नमाज पढ़ी थी और इस मामले का संज्ञान लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। गाजियाबाद थाना टीला मोड़ क्षेत्र के गरिमा गार्डन गोशिया मस्जिद के बाहर सड़क पर नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हुआ और इसके बाद पुलिस ने संज्ञान लेकर धारा 144 का उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज किया है। तो देखिए, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं गाजियाबाद की, जहां पर बीच सड़क पर नमाज पढ़ती गई थी और इसी का पुलिस ने संज्ञान लिया है और इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सड़क पर नमाज पढ़ने का मामला है। अभी तक आपने फिल्मों में शादी के मंडप से जेवरात और पैसे लेकर रफूचक्कर होने वाली लुटेरी दुल्हनों के किस्से खूब सुने होंगे। ऐसा एक मामला चित्रकूट में सामने आया, जहां शादी के मंडप से एक दुल्हन सोने चांदी के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गई। इस घटना के बाद पीड़ित दूल्हे ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाकर न्याय की गुहार लगाई है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के बरहा हनुमान मंदिर का है, जहां महोबा के रहने वाले सुरेंद्र पाल की शादी चित्रकूट के मानिकपुर की रहने वाली रागनी रैदास से हो रही थी। दुल्हन के भाई ने सामान लाने के लिए लड़की पक्ष से 53,000 रुपए लिए थे, लेकिन काफी देर बीत गया और लड़की का भाई सामान लेकर नहीं आया। तो दुल्हन के साथ अन्य रिश्तेदार भी वहां से धीरे धीरे खिसक लिए और जब विदाई का वक्त आया तो दुल्हन ने दूल्हे के साथ जाने से मना कर दिया और धीरे धीरे जेवरात लेकर वहां से फरार हो गई और कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई गई है।
शिकायत पर पुलिस ने लुटेरी दुल्हन सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि रुपए लेकर फरार होने वाला भाई अभी तक न लौट कर आया है, न पुलिस पकड़ पाई है। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों के बयान लेकर मामले की जांच कर रही है। पैसा लेके ठीक है, तो लड़की जेवर लेके भागी। लड़की कह रही थी मुझे शादी नहीं करानी। क्या मन से शादी नहीं हो रही थी? क्या मन से हुई थी, लड़की के घर पे गए थे, लड़की ने देखा था हमको, हमने लड़की को देखा था, हमारी दोनों की बात हुई, शादी तो हुई मंदिर चित्रकूट में, वो चकरमा में शादी हुई थी। तो शादी होने के बाद बस वो जेवर लेके वो हो रही थी। एक प्रकरण संज्ञान में आया है कोतवाली करवी में। इसमें दोनों पक्ष मौजूद हैं और आपस में दोनों लोग एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। में जांच कराई जा रही है, जांच के उपरांत आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। बसपा नेता इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आजम खान का करियर बर्बाद करने में अखिलेश यादव का सबसे बड़ा हाथ है। हरिद्वार पहुंचे इमरान मसूद ने कहा कि अखिलेश यादव की अनदेखी के कारण आजम खान का पॉलिटिकल करियर बर्बाद हो गया। जिससे पहले हरिद्वार पहुंचे इमरान मसूद का पार्टी कार्यकर्ताओं ने, बीएसपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि इमरान मसूद को उत्तराखंड बीएसपी का प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया गया है। आजम खां की तबाही और बर्बादी हो गई तो आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है, और आजम खां की तबाही और बर्बादी हो गई तो आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है। आजम साहब को तबाह और बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ तो उनका ही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही सैकड़ों कानूनों को खत्म कर दिया गया और कुछ कानूनों में संशोधन की तैयारी चल रही है। ग्रेटर नोएडा में गलगोटिया विश्वविद्यालय में शोधवीर समागम कार्यक्रम में पहुंचे राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ कानूनों को खत्म करने की तैयारी चल रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को देखते हुए उनके सम्मान में केंद्र सरकार कई कदम उठा रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में 11 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है और नए जिलों में तैनाती हुई है। आपको बताते हैं कहां पर कौन जा रहा है। ओमवीर सिंह को गाजीपुर का एसपी बनाया गया है। हेमराज मीणा मुरादाबाद के एसएसपी बनाए गए हैं। वहीं दिनेश सिंह को बाराबंकी का एसएसपी बनाया गया है। सिद्धार्थ शंकर मीणा उन्नाव के एसपी बनाए गए हैं। ब्रजेश कुमार को कौशांबी का एसपी बनाया गया है। तो 11 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि कौन कहां जा रहा है। देखिए, अनुराग वत्स हैं, केंद्रीय पुलिस प्रतिनियुक्ति पर उनको भेजा जा रहा है। सिद्धार्थ शंकर मीणा को उन्नाव का एसपी बनाया गया है। तो सिद्धार्थ शंकर मीणा अब उन्नाव के एसपी की जिम्मेदारी निभाएंगे। ओमवीर सिंह को गाजीपुर भेजा गया है। तो गाजीपुर के अब नए एसपी ओमवीर सिंह है। हेमराज मीणा को एसएसपी मुरादाबाद की जिम्मेदारी दी गई है। ब्रजेश श्रीवास्तव को कौशांबी भेजा है। तो ब्रजेश श्रीवास्तव अब कौशांबी का चार्ज लेंगे और वो कौशांबी के एसपी बनाए गए हैं। वहीं बाराबंकी में भी नए एसपी की तैनाती हुई है। दिनेश कुमार सिंह को बाराबंकी का एसपी बनाया गया है। ब्रजेश सिंह को एसपी कानून व्यवस्था मुख्यालय पुलिस का महानिदेशक बनाया गया है। ये जिम्मेदारी मिली गई है। वहीं निखिल पाठक एसपी क्षेत्रीय सूचना लखनऊ बनाए गए हैं और हेमंत कुटियाल को प्रतीक्षा सूची में भेज दिया गया है। रोहन प्रमोद बोत्रे भी प्रतीक्षा सूची में भेजे गए हैं। गाजीपुर के एसएसपी थे अभी तक। और दिनेश त्रिपाठी को भी प्रतीक्षा सूची में भेजा गया है। तो 3 ऐसे एसपी हैं जिन्हें कोई नई तैनाती नहीं मिली है। तो ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।